We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ये अलग अलग स्टेजेस पर होता है। एक स्मॉल रेंज होता है, एक मीडियम रेंज होता है, और उसके बाद दी अल्टीमेट इज दी S-400। S-400 में क्या होता है कि 600 किलोमीटर पर वो टारगेट डिटेक्ट कर लेती है, और 400 किलोमीटर जब वो टारगेट नजदीक आती है, वहां से एंगेजमेंट शुरू हो जाती है। एक बार टारगेट लॉक हो जाती है तो फिर एंगेजमेंट हो जाती है, और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो भी हमने ड्रोन्स गिराए या मिसाइल्स गिराए वो S-400 से हैं। उससे पहले भी जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं वो भी जो फ्रंट लाइन में आते हैं वो पहले काम में आते हैं, और बाद में जो अल्टीमेट है वो S-400 है। तो ये कंबाइंड सिस्टम जो किया गया है, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और ये S-400 तक जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड है, और मुझे लगता है ये बहुत पिछले 2 रातों में जो देखा है ये बहुत कारगर हुआ है। एयर डिफेंस की सुरक्षा हमेशा मल्टीपल लेयर्स पे ही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एयर डिफेंस गन्स अगर लेते हैं, एयर डिफेंस गन उनका अलग रोल होता है। फिर मिसाइल्स होते हैं, हैंडेड मिसाइल्स होते हैं। उसके बाद दूसरे मिसाइल का सिस्टम है जिसकी रेंज 35 से 40 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से आगे तक बढ़ता जाता है। और जब हम इसको पूरे कोऑर्डिनेट कर देते हैं एक तरीके से, तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। न्यूक्लियर हथियार जो होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, ये तो सबसे पहले लोगों को समझना चाहिए। बाकी हथियार जो है, मिसाइल्स हैं वगैरह वगैरह, वो तो आप इस्तेमाल करो, लेकिन न्यूक्लियर हथियार लड़ने के लिए नहीं है। इसको डेटरेंस बोलते हैं। डेटरेंस इसलिए देश इसको रखते हैं कि अगर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला कोई करता है तो डेटरेंट के तौर पर उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला किया जाएगा। तो ये कभी भी शुरुआत न्यूक्लियर हथियारों से नहीं होती है। अगर कोई देश बिल्कुल खत्म होने वाला है और वो समझता कोई चारा नहीं है, मैं वैसे ही मर रहा हूं, तब जाके हो सकता है वो लास्ट ऑप्शन में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, नहीं तो ये होते नहीं। अभी आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, 3 साल हो गए हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार वहां पर रशिया ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जिसको कहते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं किए। अभी जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच में की बात है, भारत ने तो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की है कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है, वो कहती है कि भारत नो फर्स्ट यूज है, कि हम पहले किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिस देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है उसके विरुद्ध तो कभी भी नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ कर दिया भारत ने अपनी न्यूक्लियर। लेकिन हमारी न्यूक्लियर फिलॉसफी का एक दूसरा हिस्सा भी है कि अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार फेंकता है तो हमारा जवाब डिसप्रोपोर्शनेट होगा। इसका मतलब है कि हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। ये न्यूक्लियर पॉलिसी में लिखा है, पूरी दुनिया को मालूम है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब जाके कई जैसे पाकिस्तान इस प्रकार की धमकियां देता है, वो पहले भी देता रहा है, और वो समझता है कि वो टेररिज्म को चलाता रहे, और क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है, वो धमकी देगा कि अगर भारत काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन करे पाकिस्तान के ऊपर तो वो न्यूक्लियर हथियार चलाएगा। लेकिन हमने इनकी ब्लफ जो है ये कॉल कर दी है। जब बालाकोट किया तब भी की है, अभी भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर हथियार डेटरेंस है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। अभी दुनिया भी जो कई लोग, खास करके वेस्टर्न यूरोप के लोग बोलते हैं कि देखो ये लड़ाई बंद करो, 2 न्यूक्लियर हथियार है, मामला बिगड़ सकता है। तो अगर मामला बिगड़ सकता है तो यूरोप में क्यों नहीं बिगड़ा? जहां यूरोप 3 साल से सप्लाई करता जा रहा है यूक्रेन को हथियार, और रूस ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, ना तो यूरोप ने किए। तो ये बात कहना कि दूसरे को इस प्रकार का ज्ञान देना जैसे वेस्टर्न यूरोप करता है, ये मैं ठीक नहीं समझता हूं। भारत एक जिम्मेवार देश है, हमको मालूम है हमने क्या करना है, और जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है भारत उसके ऊपर दबाव डालता रहेगा।